बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, हुक्मरान जमात की तरफ से फॉरेन फंडिंग के इतराफ के बाद ये केस इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। कहने वाले तो कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अगर मेरिट पर आया तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी और यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि क्या किसी प्लान के तहत खान साहब को इख्तियार में लाया गया। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि कहीं गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए तो फंडिंग नहीं की, तो बादी नजर में पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में तरक्की का सफर किसी प्लान के तहत ही रोका गया। जब खान साहब इख्तियार में आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान में सी पैक का शोर होगा था और ये कहा जा रहा था कि सी पैक खित्ते में गेम चेंजर के तौर पर सामने आएगा। पनामा केस में 200 अफराद के नाम आए और एक्शन सिर्फ उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ लिया गया। आज भी ब्रॉडशीट के मामले में दर्जनों नाम है, लेकिन नाम नवाज शरीफ का लिया जा रहा है। तो जो अपनी फॉरेन फंडिंग का जवाब नहीं दे पा रहे उनका निशाना बाकी के सियासतदान बन रहे हैं। अभी तो अपोजिशन ने इलेक्शन कमीशन के सामने सिर्फ एहतजाज का ऐलान किया है और हुक्मरान जमात ने यह तस्लीम कर लिया है कि अमेरिका से इन्हें फंडिंग हुई है, लेकिन ये फंडिंग दो एजेंटों के थ्रू हुई है। जबकि केस की मुद्दई अकबर एस बाबर का मौकफ ये है कि ये फंड दो कंपनियों के जरिए आए थे और ये दोनों कंपनियां खान साहब ने बनाई थी। इन कंपनियों का सोर्स ऑफ इनकम मालूम नहीं, जिसके बाद क्या सराहियां की जा रही हैं कि हुक्मरान जमात का एतराफ उनके खिलाफ चार्जशीट बन गया है। साबिक जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में तजिया करते हुए कहा कि इस केस के नतीजे में इलेक्शन 2018 पूरे का पूरा जो है वो नल एंड वाइड हो सकता है और हुकूमत गिर सकती है। साबिक जस्टिस शाहिद उस्मानी ने क्या कहा तो उसके अंदर कुछ और चीजें आ जाए। वो कहते थे कि इसके अंदर कुछ इंडियन नेशनल शामिल है और शायद मुझे याद पड़ता है कि कोई ज्यूइश कंपनी का भी नाम आया था कि उसके भी फंड शामिल हैं। अगर ये वाकईतन अमली तौर पर इसमें से एक चीज भी दुरुस्त साबित होती है तो क्या इंप्लीकेशन होगी तहरीक इंसाफ के लिए? कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकती है? जी, इससे ये होगा कि इनका सारा इलेक्शन जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर हो सकता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर एक पार्टी जो है वो गलत फंडिंग से मुल्क में पावर में आती है तो उसको तो कोई कोर्ट अपहोल्ड नहीं करेगी। तो ये सारा इलेक्शन जो है उनका इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा और इनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये एक ऐसी चीज है जिससे कि पीटीआई को बहुत खतरा है। सर, आप तो जल्जला लाने वाली खबर बता रहे हैं और इतने आसानी से बता रहे हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट के लिए उनको पीडीएम वालों को तो जल्द से जुलूस धरना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इस फैसले को करवा लेना चाहिए फिर तो। जी जी बिल्कुल, उनको तो ये चाहिए कि चेक करें ना, और मैं हो सकता है कि ये सब चीजें सही हों, उनकी सही तो माहिर कानून है जस्टिस शाहिद उस्मानी, वो ये कहते हैं कि अगर इस केस का फैसला यही चीज साबित हो जाती है कि वाकई फॉरेन फंडिंग हुई है और उसमें कोई मशकूक ट्रांजैक्शन है तो फिर इलेक्शन जो है वो इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। अब अपोजिशन का रुख अचानक लॉन्ग मार्च और इस्तीफों की बजाय फॉरेन फंडिंग केस की तरफ हो गया है। 19 जनवरी को अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रही है। अब अल्लाह जाने अपोजिशन को कहीं से कोई इशारा हुआ है या फिर उन्हें इल्हाम हुआ है कि अपोजिशन की सारी तवज्जो अब फॉरेन फंडिंग केस की तरफ जा रही है, या कहीं ये ट्रक की नई बत्ती या लॉलीपॉप तो नहीं जो एक बार फिर अपोजिशन को थमा दिया गया है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ज्यादा दूर नहीं और अब पीडीएम ज्यादा दबाव इलेक्शन कमीशन पर डाल रही है कि वो इस केस का फैसला सुना दे। अपोजिशन के पास ये मौका मौजूद है कि अगर इस फैसले के नतीजे में हुकूमत घर नहीं जाती तो उनके पास और ऑप्शन मौजूद है। उनके पास लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफों का ऑप्शन अब भी मौजूद है। यहां पर सबसे अहम सवाल उन ताकतों का है जो असूली तौर पर यह तय कर चुकी हैं कि हुकूमत की तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है और इसके लिए कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए जिससे उनकी इज्जत भी बच जाए और कोई जिम्मेदारी भी ना लेना पड़े। तो हाइपोथेटिकली देखें या फर्ज करें अगर यह साबित हो भी जाता है कि हुक्मरान जमात ने ऐसी फॉरेन फंडिंग से इलेक्शन लड़ा जो मशकूक है और उसके नतीजे में हुकूमत पर कोई असर पड़ता है, तो फिर यह सवाल उठेगा कि ऐसी जमात जिसके फंड्स मशकूक थे वो इख्तिदार में कैसे आए। तो मेरा गुमान यह है कि फॉरेन फंडिंग केस इस वक्त बहुत हाई प्रोफाइल केस है,
मगर इसके जरिए हुकूमत के घर जाने के चांसेस कुछ ज्यादा नहीं है। इस फैसले की जद में दूसरी सियासी जमातें भी आ सकती हैं, क्योंकि सबके ऊपर यह सवाल उठ रहा है। लेकिन खास साहब का केस अलग है। खास साहब 6 साल से ये कह रहे थे कि उनकी कोई भी फॉरेन फंडिंग कभी भी नहीं हुई। 6 साल से जिस जमात का, जिस हुक्मरान का, जिस लीडर का ये मौकफ हो कि वो बिल्कुल कोई फॉरेन फंडिंग उन्होंने नहीं ली, और फिर 6 साल बाद उन्होंने ये इतराफ कर लिया कि अमेरिका से फॉरेन फंडिंग हुई लेकिन 2 एजेंटों के जरिए हुई, तो अब ये मामला उससे बिल्कुल अलग है। या फिर ये हो सकता है कि फॉरेन फंडिंग केस उसी तरह का कोई इशू हो जो जिसे टाइम पास कहते हैं या टाइम बार्ड कहते हैं, ताकि अपोजिशन और हुकूमत दोनों सेनेट इलेक्शन प्रोसेस से गुजर सके। और आखिरी बात ये कि जी का जाना तो वैसे भी ठहर चुका है, तो फिर ये फॉरेन फंडिंग केस से जाए, लॉन्ग मार्च और धरने से जाए, वरना जो नवाज शरीफ को एक कामे पर घर भेज सकते हैं उनके लिए किसी और को घर भेजना कोई मुश्किल काम नहीं। तो फॉरेन फंडिंग केस के अलावा दूसरी कहानी ब्रॉडशीट की है। ब्रॉडशीट के हवाले से रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मूसा ने एक और क्लेम किया है। बीबीसी को उन्होंने बताया है कि जिस शख्स ने सऊदी अरब से लंदन $1 अरब भेजे उसका नाम हुकूमत पाकिस्तान को मालूम है, लेकिन वज़ीर पाकिस्तान ने यह नाम बताया नहीं और न इसका कोई जिक्र किया। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में कह दिया पाकिस्तान के एक सियासतदान ने सऊदी अरब से लंदन $1 अरब भेजे। तो खास साहब ने तो नाम बताया नहीं और ना ही ब्रॉडशीट वाले नाम बता रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये दावे कर रहे हैं कि ये पैसे नवाज शरीफ ने भेजे थे। अब या तो नवाज शरीफ बहुत होशियार हैं कि अपनी करप्शन का कोई सबूत नहीं छोड़ते, या उनकी करप्शन के सबूत ढूंढने वाले इतने नलायक और नकम्मे हैं कि 20 साल में एक सुई जितना भी सबूत नहीं ढूंढ सके। अगर अरब ममालिक नवाज शरीफ के खिलाफ ना हो जाते और अकामा ना फराम करते तो शायद वो नाहल भी ना होते। पिछले 20-25 साल से लोग नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए हैं और बज़ाहिर ये बड़े समझदार लोग हैं। मुशर्रफ के पास तो पूरी की पूरी हुकूमत थी और कई साल वो हुकूमत में रहे और एक एक दस्तावेजात तक उनकी रसाई थी, वो भी कोई सबूत ना निकाल सके। हाँ साहब 2.5 साल से लगे हुए हैं, उनके पास भी पूरी हुकूमत है और उनके साथ बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं, इसके बावजूद उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो लोग ये समझने में हक जानब है कि नवाज शरीफ नाम के नहीं बल्कि वाकई शरीफ है, या फिर दूसरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा अक्लमंद है कि कोई सबूत नहीं छोड़ते। तो $1 अरब का अकाउंट और इस जैसी कहानियां एंटी नवाज शरीफ ज़हनियत की पैदावार लगती हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को नवाज शरीफ पसंद नहीं, ये अलग बात है कि नवाज शरीफ पसंद नहीं, वरना नवाज शरीफ के हवाले से ज्यादातर मनगढ़ंत किस्से और कहानियां नजर आती हैं। तो साबिक वज़ीर शाह खान अब्बासी ने इस पूरी कहानी का खुलासा किस तरह किया कि वो $1 अरब किसके थे, और जब उनसे पूछा गया $1 अरब का और यही सवाल उन्होंने नवाज शरीफ से किया तो नवाज शरीफ ने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। खुश आमदीद सर, ये फरमाइएगा कि जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो ये बात किस हद तक दोस्तों सर उस वक्त एक किस्म की बातें चल रही थी कि कुछ सिंगापुर में मियां नवाज शरीफ साहब का अकाउंट है जिसमें $1 बिलियन पड़े हो। जी बात दुरुस्त है। मुझे ये कहा गया कि जनाब वो इतनी करप्शन हुई है कि वहां पर भी सिंगापुर में $1 अरब है। आपको किससे बताया सर? नैब वो बात मैं नैब भी कार्रवाई करता है। नहीं, मैं बताऊं मेरी कभी नैब से कोई मीटिंग नहीं हुई है प्राइम मिनिस्टर। तो किसने बता दिया? जो भी ये उस बात को रहने दे। ये मुझे बड़े आला सतह पे कहा गया कि मैंने उसे कहा जी सिंगापुर दुनिया का सबसे हैवीली रेगुलेटेड, मेरा एक अकाउंट था दुबई में 30-35 साल पुराना, मैं मिनिस्टर बना, मुझे वहां से खत आया कि जनाब ये आपके चंद $100 है, खुदा हाफिज आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, आप पोलिटिकली एक्सपोज आदमी है। नवाज शरीफ साहब को पूरा दुनिया जानती है, अगर उनका बिलियन क्या $1 भी होता सिंगापुर में नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा जी, मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, ये बातें होती नहीं है इस तरह जो आप कर रहे हैं। बहरहाल तो मैंने कहा जी ये पॉसिबल, मैंने उसे ये भी कहा, मैंने कहा बिलियन तो बहुत बड़ी बात है, 1 लाख का एविडेंस ले आए, 10,000 का एविडेंस ले आए, मैं ये जमात छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर है, मेरा उनसे रिश्ता है। आप प्राइम मिनिस्टर थे? जी मैं प्राइम मिनिस्टर था, मैं कह रहा जमात छोड़ दूंगा, मैं ये वज़ारत उज़्मा भी छोड़ दूंगा। नहीं इतना कॉन्फिडेंस कैसे सर? मुझे $1,00,000 तो निकल आएंगे। 10,000 ले आए, 10,000 मैं कहता हूं, मैं ये चैलेंज करता हूं, मूसवी ले आए, एविडेंस ले आए कि मियां नवाज शरीफ का 10,000 1 लाख, आप तो बिलियन कह रहे हैं, आप एविडेंस ले आए। कुछ महीने गुजर गए, मेरी मियां साहब से मुलाकात, एक मीटिंग हुई, मैं उनसे जिक्र किया, मैं ये बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा जी जो लोग ये बातें कर रहे हैं उन्हें कहीं मुझसे पावर ऑफ अटर्नी ले जाएं, जो भी उनके पास एविडेंस है, तो 90% को रखें, 10% मुझे भेज दें।
तो ये मूसवी भी ये बात, अब तो मैंने मूसवी का देखा तो मुझे वो बात याद आ गई। अच्छा कि आपने सवाल कर दिया। तो इससे अच्छी ऑफर और क्या मिल सकती थी कि अगर नवाज शरीफ के $1 अरब किसी को मिल गए थे तो वो पूरे के पूरे उनसे एनओसी लेके रिकवर करा लेता। तो ये $1 अरब और इस जैसी कई कहानियां एक बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत में जेर गर्दिश है। यहां पे लेकिन ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। एक और बड़ी ही अजीबोगरीब खबर ये कि मलेशिया में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज मुकामी हुकाम ने पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि ये जहाज लीज पर लिया गया था और इसकी पेमेंट नहीं की गई थी। तो कहने वाले कहते हैं कि मलेशिया में PIA का जहाज जब्त कराने के बाद हुक्मरानों को गैर मुल्की दौरों में एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि कर्जा इतना बढ़ गया है और इतना चढ़ गया है कि कोई भी मुल्क पैसे वापस न करने पर अगर हमारा जहाज पकड़ सकता है तो फिर किसी को भी पकड़कर बिठा सकता है। हमारा जहाज रोका जा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो PIA के तैयारे की रकम तो बहुत ज्यादा नहीं, वो अदा की जा सकती है, मगर पाकिस्तान पर जो कर्जे की रकम है वो तो अरबों डॉलर बनती है। वैसे भी पाकिस्तानी जहाज पकड़े जाने की खबर से हम सब के दिल दहल गए थे। वो तो शुक्र है कि जहाज PIA का निकला, वरना लेने के देने पड़ सकते थे। तो उस खबर का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि पाकिस्तान ने वियतनाम से एक त्यारा खरीदा था, बोइंग 777, और इस त्यारे को मलेशिया की मुकामी अदालत के हुक्म पर पकड़ा गया है। लीज में लिए गए त्यारों के वाजबात की अदम अदायगी पर यह कार्रवाई हुई है। तो PIA जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन है, इसे 2015 में बोइंग 777 यानी 777 ये वियतनाम की कंपनी से लीज पर हासिल किया था। तो PIA के तर्जमान ने कहा कि इस मामले में बरतानवी अदालत में PIA और एक और पार्टी का केस ज़ेरे इल्तवा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस त्यारे में ये त्यारा उस वक्त रोका गया, उस वक्त से पकड़ा गया जब इसमें मुसाफिर सवार थे, यानी वो जो मुसाफिर पाकिस्तान आने वाले थे या कहीं और जाने वाले थे। कुआलालंपुर से इस्लामाबाद आने वाला ये त्यारा था, इसको वहां रोका गया। तो अब मुसाफिर बेचारे त्यारे में जो है वो ऑक्यूपाई हुए, बाद में उन्हें यकीनी तौर पे किसी और त्यारे से वापस भेजा जाएगा। लेकिन ये बड़ा ही एक और बदनामी की बात है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तानी पायलटों के हवाले से दुनिया भर में हमारी बदनामी हो रही थी कि पायलटों के लाइसेंस जाली, और ये भी माशाल्लाह किसी और ने नहीं किया था, हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी और पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताया था कि हमारे जो पायलट है वो जाली लाइसेंस लेकर जो है वो पूरी दुनिया के त्यारे उड़ाते हैं। और अब दुनिया में हमारी दूसरी बदनामी ये है कि हम PIA के त्यारे खरीदते हैं, लीज पर लेते हैं और फिर उसकी रकम अदा नहीं करते। तो यहां भी मामला जो है वो यानी सोने पे सुहागा वाला है। और अब बात करते हैं उस $1 अरब की जिसका वज़ीर आज़म ने दावा किया था कि उन्हें ब्रॉडशीट कंपनी ने बताया कि $1 अरब किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने सऊदी अरब से लंदन भेजे थे, उसकी बात जारी। तो इसकी तस्दीक के लिए शहजाद अकबर साहब से गुफ्तगू की शाहजब खानजादा ने, तो उनकी गुफ्तगू से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। वॉच दिस। और शहजाद अकबर साहब, आप फिर यही कहिएगा कि जो दूसरा मुआहदा और $1 अरब ये जितने भी ये क्लेम कर रहे हैं कि थे और कुछ नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान ने, मैंने सारी डिटेल्स दे दी थी, गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, देखिए जो वो कहते हैं जी कि $1 अरब का क्लेम कह देना। अब आप मुझे बताइए शाहजेब, आप मुझे कह दें कि जी $1 अरब कहीं पड़ा हुआ है और आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मुझे कम से कम उसकी को तफसील तो बताइए ना। उसके लिए जो ठीक है शाहजाद साहब, बट वज़ीर आज़म से भी कहिएगा कि कावे मूसवी का इंटरव्यू सुन के कौम से खिताब ना कर दिया करें, तफसील तो जरा जान लिया करें। वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट था वो बिल्कुल वाज़ेह है। तकरीर थी कल तकरीर की उन्होंने, तकरीर में कावे मूसवी का $1 अरब के क्लेम का जिक्र किया है।
नहीं, $1 अरब के जो क्लेम का जिक्र किया है वो उसको एक मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि एक शख्स ये भी कह रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपकी भी ख्वाहिश बहुत शदीद है कि किसी तरीके से उन फैक्ट्स को तोड़ मोड़ के किया जाए। तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है। तोड़ मरोड़ नहीं, मैं तो आपके सामने सवालात रख रहा हूँ, अकेले थोड़ी बैठ के बातें कर रहा हूँ जो तोड़ मरोड़ के बात करूंगा। मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख के तारीखों के साथ और स्टेटमेंट के साथ सवाल कर रहा हूँ शहजाद अकबर साहब। मैं भी ऐसे ही आपको जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वजीर आजम ने कल क्या कहा था सुनिए। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक, ये जो मैं थोड़ी थोड़ी चीजें देख रहा था कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहां के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है। अब जो वज़ीर आज़म सुनी सुनाई बातों को हकायक बनाकर आवाम के सामने पेश करे और उस पर शर्मिंदा भी ना हो, तो फिर उनके सच पर भी कौन यकीन करेगा। हाँ, सब जितना मर्जी सच बोल लें, लेकिन जब वो इस तरह की झूठी बातों को आगे बढ़ाते हैं तो फिर उन पर यकीन करने को जी नहीं चाहता। तो खान साहब और उनकी जबान ने तो वैसे ही बोंगियां मारने में PhD कर रखी है। ख्याली पुलाव बनाना, ख्याली पुलाव खाना, शेख चिल्ली की तरह लंबी लंबी छोड़ना और फिर हातम ताई बनने की ख्वाहिश रखना। अगर मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ शख्स इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा तो फिर अपनी कौम से ये तवक्को हम कैसे रख सकते हैं कि कौम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। हाँ साहब का करप्शन के खिलाफ पूरा बयानिया मुझे यूं लगता है कि सुनी सुनाई बातों पर मबनी है, क्योंकि अब तक साबित तो कुछ नहीं हुआ। हाँ साहब ने नवाज शरीफ पर जितने इल्जाम लगाए वो भी सुनी सुनाई बातों पर मबनी थे या वो मन घड़त थे। तो खान साहब का सबसे बड़ा मसला यही है, ये पहली बार नहीं हुआ, ये कंटेनर पे भी होता था। जो कोई उनके कान में कोई आके बात कहता था वो उसे तस्दीक किए बगैर आगे बढ़ाते थे। तो अब भी उनका मसला यही है कि जो कोई उनके कान में फूंक मार दे वो उसको तस्दीक किए बगैर आगे बढ़ाना सवाब दरैन समझते हैं, और फिर भी ये समझते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं बस वही ठीक है, बाकी सब गलत है। ये भी हमने खान साहब से सुना था कि मुल्क में रोजाना 10 अरब की करप्शन होती है, और जिस दिन ये करप्शन रुक गई पता नहीं कितने अरब रुपए हमारे जमा हो जाएंगे, लेकिन वो तो कोई नजर नहीं आए। तो ये भी सुनी सुनाई बात थी। अगर ये इसमें कोई हकीकत होती तो आज फिर हम अरबोपति होते। उसके बाद एक और जो मुझे लगता है गुमान ये है कि नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई गई, उसे प्रोपेगेंडा मुहिम कह लें या कुछ और कह लें, ताकि दोनों को करप्ट साबित करके सियासत से बाहर निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि वही कहानियां जो माजी के इन दो सियासतदानों को या हुकूमत में रहने वालों के खिलाफ बनी या बनाई गई, वही कहानियां खान साहब ने सुन ली और उन्हीं कहानियों की बुनियाद पर उन्होंने आगे अपना एक नैरेटिव बना लिया जो अब वक्त से साबित कर रहा है कि वो कुछ ज्यादा दुरुस्त नहीं था। करप्शन जरूर होती होगी और बहुत से लोगों ने की होगी, लेकिन जिस करप्शन का या जिनके बारे में खान साहब ने सुन रखा है उसके बारे में तो अब लगता ही है कि वो भी सिर्फ एक दास्तान है। और कोई माने या ना माने, एक तो सियासतदान वैसे ही बदनाम होते हैं, दूसरा बदनामी के लिए तरह तरह की कहानियां भी गढ़ी जाती हैं, और ये सिलसिला नया नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। पाकिस्तानी सियासत में इसका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहूमा 2 बार इस मुल्क की वज़ीर आज़म रही, और जब वो सिर्फ अपोजिशन में थी तो उनके हवाले से बहुत सी कहानियां, बहुत सी दास्तानें घड़ी गई थी। बेनजीर भुट्टो मरहूमा के शौहर आसिफ अली जरदारी को, जो बाद में पाकिस्तान के सदर भी बने, उनके हवाले से भी बहुत सी बातें की जाती थी, और ये कहा गया एक जमाने में कि उन्हें घोड़े पालने का शौक है और ये वे घोड़े हैं जो दूध पीते हैं और मामलेट खाते हैं। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये सारी दास्तान सुनाई जो तारीख में एक सरद रखती है कि किस तरह सियासतदानों को डिफेम किया जाता है, बदनाम किया जाता है। कि हम समझते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मुल्क में कायदे आजम के वफाकी और पार्लियामेंट्री निजाम नहीं देखने चाहते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निजाम मुसल्लत करने चाहते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं, हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनजीर को आजमाया, हमने नवाज शरीफ को आजमाया। बेनजीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनजीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी।
नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजॉरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है, तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि घोड़े दूध पीते हैं। कभी और किसी ने सुना कोई घोड़ा? आपको मैं चैलेंज देती हूं कि इस कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा जो दूध पी। सुनो, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी जो लोग सुन नहीं सकते हैं, क्या वो आइंदा क्या करेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है, वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है, वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है, और बताओ कि क्या सियासतदान बुरे हैं या सियासतदानों की किरदार खुशी। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क में सियासतदानों की किरदार कशी और सदारती निजाम की तरफ इशारे किए हैं। बिला मुबालगा ये इशारे सियासतदानों की तरफ नहीं थे। सदारती निजाम आज से 24 साल पहले, यानी उस वक्त भी 97 में भी सदारती निजाम की बातें हो रही थी। आज भी अगर आप देखेंगे तो उसी निजाम की बातें हो रही हैं, उसी एजेंडे पर, जिस एजेंडे पर 24 साल पहले काम हो रहा था, आज भी वही एजेंडा पाकिस्तान की सियासत में नजर आता है। उसमें रत्ती बराबर फर्क नहीं आता। ये वही प्रोपेगेंडा और वही सदारती निजाम की किस्से कहानियां ये दोबारा हम देख रहे हैं। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो एक विजनरी लीडर थी और सबसे आम बात यह कि बहादुर थी। उनमें एक बात करने की जो है ना वो ताकत थी, इसलिए उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो उस वक्त भी बहुत से लोग कहने या सुनने की ताकत और हौसला नहीं रखते थे। यहां पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, एक फॉल्ट है, पूरा मुल्क तारीकी में डूब गया। मुख्तलिफ अफवाहें और कहानियां ज़ेरे गर्दिश रही, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। आज असम्बली के फ्लोर पे वफाकी वजीर उमर अयूब ने बिजली के फेलियर की एक दास्तान सुनाई, सुनने के काबिल है। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं उमर अयूब। पे दिन भर काम हो रहा था और उस टीम ने वहां पे ब्रेकर पे उन्होंने अर्थिंग की हुई थी और उस अर्थ को एनर्जाइज करने से पहले नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं की और उसको एनर्जाइज किया, जिसकी वजह से जो आपकी वोल्टेज है 2,20,000 की लाइन वो इमीडिएटली जीरो पे अर्थ हो गई। इस वक्त इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटीज बैठी हैं। साबका हुकूमत में 5 साल में 8 बार हुआ था। जो इस वक्त सारे के सारे लोग मगरमच्छ के आंसू या रो रहे हैं, जनाबी चेयरमैन जहन में एक चीज रखिएगा, साबका मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2013 से 2018 तक जो गलत प्लानिंग की, जो गलत फ्यूल मिक्स लाया, उसका खुमियाजा आज आप सारी की सारी कौम वो भुगत रही है। एहसास उस वक्त होना चाहिए था पीपल्स पार्टी के हुकूमत के लोगों को, उस वक्त जिस वक्त इनका सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिस्टर 10% बन के पाकिस्तान का खजाना इन्होंने खाली किया था। आज इनको तकलीफ हो रही है जनाबी चेयरमैन, आज इनको तकलीफ इसी वजह से हो रही है क्योंकि इन्होंने अवाम के पैसे लूटे हैं। इनको ये तकलीफ होती है। हुक्मरान जमात हर नाकामी और हर फेलियर का इल्जाम साबिक हुकूमत
या फिर साबका हुकूमतों पर डालना अपना अव्वलीन फर्ज समझती है। बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ और उस पर भी हुकूमत ने आवाम को मायूस नहीं किया और हस्बे रवायत ये जिम्मेदारी भी पिछली हुकूमतों पर डाल दी। एक तरफ ये फरमा रहे हैं कि एक ब्रेकर पर काम हो रहा था, इस दौरान नेग्लिजेंस हुई और लापरवाही के बायस पूरे मुल्क की बिजली चली गई, ब्लैकआउट हो गया। दूसरी तरफ ये फरमा रहे हैं कि सब किया धरा नवाज शरीफ या उनकी हुकूमत का है, यानी नवाज शरीफ आके ब्रेकर में बैठे हुए थे या ब्रेकर नवाज शरीफ ठीक कर रहे थे। ब्रेकर आज ठीक हो रहा है और जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर डाली जा रही है। एक जमाने में कराची में जो भी काम होता था तो इल्जाम एमक्यूएम पर जाता था, हत्ता कि बारिशें भी ज्यादा होती थी तो कहा जाता था कि ये एमक्यूएम का इसमें कसूर है या एमक्यूएम इसकी जिम्मेदार है। तो आज हुक्मरान जमात भी उसी फार्मूले के तहत हर नाकामी, हर नाअहली को साबका हुकूमतों के खाते में डाल देती है। तो जिस तेजी से, जिस सूरत से हुक्मरान जमात ये काम साबका हुकूमतों पर डाल रही है, इससे तो ये खदशा पैदा हो गया है कि कहीं निजी और जाती कार्रवाइयों के नतायज और मुस्तकबिल की निशानियों को भी उन्हीं के सर में थोप दिया जाए कि ये भी साबका हुकूमतों का कारनामा है। और 2020 जो है वो तो नौकरियों का साल था, 2021 लगता यूं है कि महंगाई का साल है। नए साल पर दूसरी बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया। तो हुकूमत ने अवाम को नए साल के पहले महीने में 2 बार तोहफे दे दिए। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 95 पैसे, मट्टी का तेल 3 रुपये, लाइट डीजल 4 रुपये 42 पैसे और पेट्रोल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर बढ़ा दिया गया। तो कीमतों में इजाफे के बाद मट्टी का तेल अब 76 रुपये 65 पैसे, हाई स्पीड डीजल 113 रुपये का और पेट्रोल 109 रुपये फी लीटर हो गया। ओगरा की जानिब से कहा गया है, बल्कि जरा ये कहते हैं कि ओगरा ने पेट्रोल कीमत में 13 रुपये इजाफे की सिफारिश की थी, जिसे वज़ीर आज़म ने मंजूर नहीं किया और इस कौम पर एहसान करते हुए उन्होंने ये कीमत यानी 10 रुपये रिड्यूस कर दी और 3 रुपये कुछ पैसे रखी। 31 दिसंबर 2020 को भी पेट्रोल कीमत में 2 रुपये 31 पैसे और डीजल कीमत में 1 रुपया 80 पैसे का इजाफा किया था। तो पूरी कौम को बताया गया था कि वज़ीर आज़म ने कौम पर एहसान किया है और जो कीमत बनती थी उतनी बढ़ाई नहीं है। अब नए नोटिफिकेशन के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल कीमत में 3 रुपये और कुछ पैसे इजाफा किया गया है। तो अब फिर खान साहब के मुसाहिबीन और उनके चाहने वाले कहेंगे कि देखा खान साहब ने किस तरह कौम पर एहसान किया और कीमत जो है वो ओगरा की फरमाइश के मुताबिक बढ़ाई नहीं, बल्कि कौम को 10 रुपये कीमत कम करके रिलीफ दिया है। तो इसे भी रिलीफ समझें। और महंगाई से जहां आम आवाम मुतासर हो रहे, वहीं पे अरकान असम्बली ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि उनकी तनख्वाहें कम है। खैबर पख्तूनख्वा में के अरकान असम्बली ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा निगहत दौरा ने कहा कि गवर्नर की तनख्वाह तो 80,000 से 8 लाख हो गई है। सदर वज़ीर आज़म ने भी अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा कर लिया है, जबकि अरकान असम्बली को बिजली के बिल की बद में सिर्फ 4,000 रुपये मिलते हैं और पेट्रोल अलाउंस भी बराए नाम मिल रहा है। लुब्बे लबाब यह है कि अरकान कहते हैं कि मौजूदा तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा। ANP के रहनुमा सरदार बाबक ने भी कहा कि करप्शन का रास्ता रोकना है तो अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा करना होगा। अरकान असम्बली को मिलने वाली तनख्वाह एक मजाक है, महाना अखराजात तनख्वाह से ज्यादा है और तनख्वाहों में इजाफे को सियासी मसला नहीं बनाना चाहिए। मावर खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बगलिश ने यह जवाब दिया कि सदर और वज़ीर समेत किसी की तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। गुज़श्ता साल माली बहरान की वजह से वज़रा ने अपनी तनख्वाहों में कटौती करवाई है और तरमीम के तहत वज़रा की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही। अब यह है सूरत हाल पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पार्लियामेंट की, यानी खैबर पख्तूनख्वा की पार्लियामेंट में अरकान असम्बली रो रहे हैं कि उन्हें कम तनख्वाह मिलती है, उनका गुजारा नहीं हो रहा। तो फिर खान साहब पूरे पाकिस्तान का सोचे कि बाकी के लोगों का कैसे गुजारा हो रहा है। कई साल 2 साल से तो आपने ना सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई और ना ही जो है निजी सेक्टर में लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, लेकिन महंगाई है कि आसमान से बातें कर रही है। तो वो अरकान असम्बली जो कि अवामी नुमाइंदे हैं वो भी अब जो है वो एहतजाज करे कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। इस महंगाई के दौर में उनका गुजारा नहीं होता। तो इसी से सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में महंगाई की क्या सूरत हाल है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्जीयों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाजत दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।